हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के पार्ट 1 के सारी वीडियोस बन चुके हैं। ज़रूर देखना, इससे आपको चैप्टर समझने में काफ़ी मदद आएगा। और पार्ट 2, इसमें हम 5 वीडियोस तो बना ही चुके हैं। आज बारी है 6th वीडियो की, जुडिशियरी या न्यायपालिका। आप तो जानते ही हो, भारत एक लोकतंत्र है। हमारे पास संविधान है जिसमें लिखा हुआ है कि देश का प्रबंधन कैसे होगा और गवर्नेंस कैसे होगा। इसके लिए बड़े सारे प्रावधान हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है सेपरेशन ऑफ पावर्स या सत्ता का विभाजन। 3 संस्थाएं दी गई हैं हमें, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन सब के कामकाज अलग है और उनके पावर्स अलग है। क्यों? अगर किसी एक संस्था के पास संपूर्ण सत्ता आए तो वो तो तानाशाह भी बन सकते हैं ना। इसलिए 3 संस्थाएं वो एक दूसरे पर सवाल करेंगी और अंकुश रखेंगे। ये कोई नई आइडिया नहीं है। आज से कोई 2500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने इसके बारे में बताया था और एंशिएंट रोमन एम्पायर भी इसी प्रिंसिपल पर चलती थी। 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब सेपरेशन ऑफ पावर्स में साफ साफ लिखा, विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका कानून को रोज के जीवन में लागू करना और न्यायपालिका 2 या अधिक गुटों में जब टकराव हो तो कानून संबंधित विचार करना और निर्देश देना, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पूरी रूप से स्वतंत्र रहे। अगर वो किसी के दबाव में आ जाती है तो पक्षपाती विचार होगा ना, इंसाफ कैसे मिलेगा। इसलिए ज़रूरत है कि विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में बिल्कुल बाधा ना पहुंचाए, सरकार के अन्य अंग भी निर्णयों में हस्तक्षेप ना करे और न्यायाधीश बिना भय के, बिना भेदभाव के अपना काम कर सके। तो ये कैसे होगा? इसके लिए नंबर 1 पॉइंट, न्यायाधीश की नियुक्ति में विधायिका की कोई भूमिका ही नहीं है। लेजिस्लेचर हैज़ नो रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है। जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक वो न्यायाधीश के पद पर बने रहते हैं और अपने वेतन और भत्ते के लिए उन्हें ना तो विधायिका के पास जाना पड़ता है, ना ही कार्यपालिका के पास। इस तरह स्वतंत्रता। न्यायाधीश की नियुक्ति फिर कैसे होती है? इसमें 4 गुट इन्वॉल्व होते हैं। देखो, इसमें विधायिका नहीं है ना। नियुक्ति से पहले मंत्रिमंडल, गवर्नर, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश ये सब देखते हैं कि जो नए न्यायाधीश होंगे उनके राजनैतिक विचार कैसे हैं। क्या वो सक्रिय और मुखर न्यायपालिका पसंद करते हैं या नियंत्रित और प्रतिबंधित न्यायपालिका पसंद करते हैं, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा वो किस तरह के जजमेंट देंगे। और जब ये पूरी सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये पहले का सिचुएशन था जहां मुख्य न्यायाधीश की भूमिका केवल सलाहकार की थी। और अब की स्थिति क्या है? मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट न्यायाधीशों के साथ सलाह लेकर कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं, जैसे कॉलेजियम ऑफ नेम्स, देखो इनको, और राष्ट्रपति इन्हीं नामों से चुनकर नियुक्ति करते हैं। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्ववरिष्ठ न्याय सीनियर मोस्ट जज है वही मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि जस्टिस रमन्ना रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस रमन्ना रिटायर हो गए और उनकी जगह पे जस्टिस यू ललित चीफ जस्टिस बने। वही सबसे वरिष्ठ जज थे। क्या न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है? कभी कभार, कदाचार, उनका अगर कोई कदाचार मिसकंडक्ट साबित होता है तभी, और संसद में बहुमत से इसका अनुमोदन होना चाहिए। एक चीज आपने नोट किया क्या? नियुक्ति की शक्ति थी मंत्रिमंडल या कार्यपालिका के पास और हटाने की शक्ति किसके पास है? बहुमत से विधायिका के पास। यही है हमारे संविधान का एक बड़ा अच्छा चीज, चेक्स एंड बैलेंस। पूरी पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर है। तो न्यायपालिका किसके पास जवाबदेही करती है? किसी के पास करती भी है, बिल्कुल है। न्यायपालिका संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और पीपल ऑफ इंडिया के पास जवाबदेह है। तो भारत में कितने प्रकार के न्यायालय हैं और वो क्या क्या कामकाज करते हैं? सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, जो नई दिल्ली में है। हर राज्य में मुख्य न्यायालय, फिर जिला अदालत और फिर अधीनस्थ अदालत। सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के बारे देख लो। और उच्च न्यायालय के कामकाज। और ये है जिला अदालत के कामकाज। एंड फाइनली अधीनस्थ अदालत में फौजदारी या दीवानी मामलों पर विचार होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है? सर देखो, सबसे पहले मौलिक जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में या राज्यों के बीच में विवाद हो तो उनका निपटारा करना, तो दिस इज फंडामेंटल, फाउंडेशनल। फिर है अपीली, दीवानी, फौजदारी, संविधान मामलों में अधीनस्थ न्यायालय अगर जो न्याय देती है, राय देती है, उन पर अगर कोई अपील होती है तो उसकी सुनवाई करना।
और है इनका सलाहकार वाला काम, जनहित मामले और कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं। विशेष अधिकार है कि भारत के किसी भी भूभाग में किसी भी अदालत द्वारा पारित मामला या दिए गए फैसले पर स्पेशल पिटिशन अगर आए तो और अपील की गए तो उस पर सुनवाई होती है। और उनके पास है व्यक्ति के मौलिक अधिकार रक्षा के लिए रिट जारी करना, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए वो रिट जारी कर सकते हैं। 5 किस्म के रिट होते हैं। इनके विषय में अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहो तो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या क्या आते हैं एक बार फिर से देख लो। अब आपने ये वाला टर्म शायद कभी सुना होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता। ये क्या चीज़ है? वैसे तो किसी भी व्यक्ति को अगर लगे कि मेरा फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है या मैं किसी विवाद में फंस गया हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। पर कभी ऐसा होता है कि पीड़ित लोग नहीं, उनके जगह साधारण नागरिक उनके लिए इंसाफ मांगते हैं। 1979 में सबसे पहले ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई। ये केस क्या था? हुसैनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में जेलों में अनिश्चित काल से बंद कैदियों की दुर्दशा पर एक राइटअप निकला और इसको पढ़ ऐसी ही एक कैदी थी हुसैनैरा खातून। उनके नाम से पीआईएल को कोर्ट में पेश किया गया और इस पीआईएल पे लड़ी पुष्पा कपिला हिंगोरानी नाम की एडवोकेट ने, और इस पीआईएल को उन्होंने जीत भी लिया। इसके बाद न्यायिक सक्रियता तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोई भी सचेतन और जनहित चाहते जाने वाला व्यक्ति ये पीआईएल दायर कर सकता है और यहाँ तक कि न्यायालय अखबार के छापे खबर या डाक में आई शिकायत पर भी सुनवाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर पीआईएल एक ऐसी माध्यम है जिससे कोई भी सचेतन व्यक्ति जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा सकता है। एक्टिविज्म तो हो गया, अब जुडिशियरी एंड राइट्स, इसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। संविधान ने न्यायपालिका को क्या काम दिया है? भारत के लोगों का अधिकार रक्षा करने का दायित्व। इसके लिए उनके पास है बहुत सारे रिट जिससे वो मौलिक अधिकार अगर हनन हो उसको फिर से स्थापन कर सकते हैं। और उनके पास एक और बहुत बड़ा पावर है जो है न्यायिक पुनर्अवलोकन या जुडिशियल रिव्यू। किसी भी नए या पुराने कानून को वो पर्यवेक्षण कर सकते हैं और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक घोषणा कर सकते हैं, और गैर संवैधानिक है तो नॉन ऑपरेशनल है, वो कानून चल ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा पावर है उनके पास। न्यायपालिका और संसद, इसके बारे में 2 बातें जान लेते हैं। यद्यपि संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कामकाज अलग रखे हैं, फिर भी कभी कभी उनमें टकराव आ जाता है। एक एग्जाम्पल लो, 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरला सरकार का केस। केशवानंद भारती जी एक बड़े मठ के महंत थे। उस मठ के पास बहुत सारी ज़मीन थी और 1973 में उस वक्त केरला गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी और उन्होंने कुछ नए कानून बनाए जिसके तहत उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के पास इतना ज़मीन नहीं होना चाहिए। उन्होंने मठ से कुछ ज़मीन वापस ले लिया। तो केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट पे गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान एक मौलिक ढांचा है, विधायिका कानून संशोधन करके संविधान को नहीं बदल सकते। कि आप लैंड रिफॉर्म एक्ट करके आप उनको संशोधन करके संविधान को कैसे बदल रहे हैं? संविधान में कुछ प्रावधान है जो बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो फाउंडेशनल है, मौलिक है, उनको आप नहीं बदलाव कर सकते। और कौन से मौलिक है और नहीं है उसको तय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। इस तरह उन्होंने इस पर अंकुश लगाया। कुछ ऐसे घटनाएं भी हुई हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि आप भ्रष्ट राजनेता और नौकरशाहों के विरुद्ध कार्रवाई करिए। ये जो सारे स्कैम्स ना, कोल स्कैम, टेलीकॉम स्कैम, स्टैम्प पेपर स्कैम, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं जिसमें ऐसे सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। लेकिन हर जगह ये क्लैरिटी भी नहीं है। जैसे देखो आप, संसदीय व्यवस्था में संसद अपने को स्वयं नियंत्रित करती है, ये तो आप जानते हो। अगर संसद अपने किसी सदस्य को दंडित करती है और वो सदस्य अपने अधिकार पुनर्प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के शरण लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? ये अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। कुल मिलाकर हमने देखा कि न्यायपालिका ने संसद के संविधान प्रावधान संशोधन पर अंकुश लगाए हैं। जरूरत पड़ने पर सीबीआई को राजनेता नौकरशाही को जांच करने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में हस्तक्षेप का दायरा अभी तक क्लियर नहीं है। तो बच्चों, हमने 5 चीज़ों पे आज गौर किया। इन 5 चीज़ों को देखने के लिए आप फिर से एक बार वीडियो को देख लो और फिर चैप्टर को पढ़ो। 5 मिनट, आई प्रॉमिस यू, पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अपने शब्दों में आंसर लिखना, A+++ मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।